नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका राजस्थान सामान्य ज्ञान की श्रृंखला के अंदर। अब जो हमारी अध्ययन की कड़ी चल रही है वो अध्याय 1 पे पूरी चर्चा हो चुकी है। कक्षा 8 के राजस्थान अध्ययन का जो अध्याय 2 है उस पे आज हम चर्चा करेंगे। पहले अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार मराठों को रोकने के लिए राजस्थान के राजपूत राजाओं के द्वारा हुड्डा सम्मेलन आयोजित किया जाता है, वो भी असफल रह जाता है। तो उसके बाद अंग्रेज़ों के साथ संधियाँ होती है, अंत में संधि सिरोही के साथ होती है। उसके अंदर एक संधि पत्र भी बाद में बनाया जाता है। ये जो अंग्रेज़ राजस्थान के राजपूत शासकों के साथ जो संधियाँ करते हैं उसमें यही बात स्वीकार की गई थी कि हम किसी भी प्रकार से राज्यों के आंतरिक मामलों में राज्य के उत्तराधिकार के प्रश्न पर सामान्य जनता की भावना है और आर्थिक मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन जब वो वादा खिलाफी होती है, उन मांग पत्रों पर अंग्रेज खरे नहीं उतर पाते, उसके फलस्वरूप ही पूरे भारत में 1857 की क्रांति होती है। उस 1857 की क्रांति से राजस्थान भी अलग नहीं था। राजस्थान के भी अलग अलग भागों के अंदर उस क्रांति के बीज बोए गए थे। हम एक एक प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि 1857 क्रांति से संबंधित है और ये प्रश्न आने वाली प्रतियोगी परीक्षा में हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। आज जो हमारा अध्ययन बिंदु रहेगा वो अध्याय नंबर 2 1857 का स्वतंत्रता संग्राम एवं उसमें राजस्थान की क्या भूमिका थी वो आज हम पढ़ेंगे। पहले प्रश्न पे मैं चर्चा कर रहा हूँ। पहला प्रश्न है कि पहला प्रश्न है आपका कि कंपनी ने आंतरिक शासन में हस्तक्षेप करते हुए जोधपुर किले पर अधिकार कब कर लिया था? तो वो कर लिया था 1839 के अंदर। कि कंपनी ने राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते हुए जोधपुर किले पर अधिकार कब कर लिया था? 1839 पे कर लिया था। मैंने आपको बताया कि जब सहायक संधियां आश्रित पार्थक्य की सहायक संधियां हो रही थी तब एक मांग पत्र, एक संधि पत्र भी रखा गया था। अंग्रेजों ने इस बात को स्वीकार किया था कि हम किसी भी प्रकार से राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन उसको दरकिनार करते हुए जोधपुर किले पर कब अधिकार कर लेते हैं? 1839 में कर लेते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे दूसरा प्रश्न है मांगरोल का युद्ध। देखिए मांगरोल का युद्ध है वो कोटा के महारावल और दीवान जालिम सिंह के मध्य होता है। देखो कोटा के अंदर किसी प्रकार से शासन की बागडोर संभालने के लिए विवाद की परिस्थितियों के अंदर कोटा के महारावल और वहाँ के दीवान या फौजदार जालिम सिंह के मध्य युद्ध होता है। लेकिन कंपनी ने यह बात कही थी कि हम किसी भी राज्य के आंतरिक जो मामला उसमें किसी प्रकार की दखल अंदाजी नहीं करेंगे, लेकिन ये फिर भी किसकी सहायता करते हैं? दीवान जालिम सिंह की सहायता करते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। इस युद्ध के अंदर दीवान जालिम सिंह की जीत होती है और कोटा के महारावल का जो अनुज जैन उनके छोटे भाई है वो वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि मांगरोल के युद्ध में जालिम सिंह की सहायता किसने करी? तो जालिम सिंह की सहायता मांगरोल के युद्ध में कौन करता है? अंग्रेज उनकी सहायता करते हैं। जबकि संधि पत्र में बात लिखी गई थी कि हम किसी प्रकार से आपके जो भी मामले हैं ना, आपके राज्य के अंदर आपके सामंतों के साथ, आपकी सामान्य जनता के साथ, आपके जितने भी मुद्दे, जितनी भी नीतियां, हम किसी भी प्रकार की कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगे। तो मांगरोल के युद्ध में दीवान फौजदार जो आपका कोटा का दीवान या फौजदार था जालिम सिंह, उसकी सहायता कौन करता है? अंग्रेज करते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अंग्रेजों ने अलवर राज्य में कब हस्तक्षेप किया? तो अंग्रेजों ने अलवर राज्य में कब हस्तक्षेप किया? तो उत्तर होगा हमारा 1826 के अंदर। 1826 में अंग्रेजों ने अलवर राज्य में हस्तक्षेप किया था। आगे प्रश्न है बांसवाड़ा के महारावल लक्ष्मण सिंह। बांसवाड़ा के महारावल लक्ष्मण सिंह को नाबालिग बताते हुए कब अंग्रेजों ने बांसवाड़ा पे अधिकार कर लिया था? तो सन 1844 के अंदर बांसवाड़ा के महारावल लक्ष्मण सिंह को नाबालिग बताते हुए अंग्रेजों ने बांसवाड़ा पे अधिकार कर लिया था। यह भी मैं आपको बताता हूँ कि इस संधि पत्र में भी इस बात का उल्लेख था कि हम आपका जो उत्तराधिकार का प्रश्न है कि राजा की मृत्यु के बाद कौन राजा बनेगा, ज्येष्ठ बनेगा, सामंत बनेगा, या आपका कौन सा अधीनस्थ सामंत बनेगा, तो उस बात में भी उन्होंने पहले कहा था हम किसी प्रकार की दखल अंदाजी नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी बांसवाड़ा के जो महारावल लक्ष्मण सिंह था उसकी आयु कम बताते हुए, उसको नाबालिग बताते हुए उन्होंने बांसवाड़ा पे अधिकार कर लिया था और बांसवाड़ा को अपने अधीन कर लिया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे हैं अंग्रेजों ने अलवर पर अधिकार कर अलवर को दो भागों में कब बांट दिया था? अभी हमने पढ़ा कि अंग्रेजों ने अलवर पर कब अधिकार कर लिया था? 1826 में कर लिया था। और अधिकार करने के बाद अलवर को कितने भागों में विभाजित कर दिया था? दो भागों में विभाजित कर दिया था। ये भी ध्यान में रखना है। आगे हैं किसने नसीराबाद की सैनिक छावनी को लूटा? तो डूंगरजी, जोहार जी और लोटू जाट ने नसीराबाद सैनिक छावनी को लूटा था। आगे हैं मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना कब की गई थी? मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना 1822 के अंदर कर दी गई थी। देखिए अंग्रेजों के द्वारा EIC के द्वारा राजस्थान के समस्त रियासतों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अलग अलग बटालियनों की स्थापना की गई थी। इन बटालियन का जो खर्चा है वो संबंधित राज्य से वसूल किया जाता था। ये
बटालियन है, आगे पॉलिटिकल एजेंट भी नियुक्त किए जाएंगे। ये इसलिए ताकि वो राज्य के ऊपर नियंत्रण स्थापित कर पाए। मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना की जाती है 1822 के अंदर। इसका मुख्यालय है वो ब्यावर में रखा जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि आपकी जो ये मेरवाड़ा बटालियन है इसका मुख्यालय कहाँ था, ब्यावर में था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना कब की गई थी? शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना 1834 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ था? झुंझुनू में था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे है जोधपुर लीजियन का गठन कब किया गया था? जोधपुर लीजियन का गठन है वो 1835 के अंदर किया गया था। आगे प्रश्न है मेवाड़ भील कोर यानी MBC, मेवाड़ भील कोर यानी MBC की स्थापना कब की जाती है? मेवाड़ भील कोर की स्थापना 1841 के अंदर की जाती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। मैंने आपके सामने 4 बटालियन 4 ब्रिगेड रखी है जिनकी स्थापना से प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपको ये याद रखना है कि पहली जो आपकी बटालियन या ब्रिगेडियर है उसकी स्थापना कब की गई थी? पहली है वो मेरवाड़ा बटालियन, उसकी स्थापना कब की गई? 1822 के अंदर। दूसरी आपकी बटालियन जो शेखावाटी ब्रिगेड थी उसकी स्थापना कब की गई? उसकी स्थापना 1834 में। जोधपुर लीजियन की स्थापना 1835, जबकि मेवाड़ भील कोर यानी MBC की स्थापना कब की जाती है? 1841 के अंदर की जाती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इन चारों का आपको कालक्रम भी ध्यान रखना है ताकि प्रश्न पूछे तो हमारा प्रश्न गलत नहीं हो कि किस ब्रिगेडियर बटालियन की स्थापना कब की गई, कहाँ की गई। ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। इस किताब के अंदर जो कक्षा 8 की राजस्थान अध्ययन की जो पुस्तक है उसमें केवल इनकी स्थापना वर्ष दिया गया कि इनकी स्थापना कब की गई थी, जिसमें मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना 1822, शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना 1834, जोधपुर लीजियन का गठन 1835, जबकि मेवाड़ भील कोर की स्थापना वो कब की जाती है? 1841 में की जाती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे प्रश्न है कंपनी इन सभी बटालियन, जितनी बटालियन मैंने बताई आपको, मेरवाड़ा, शेखावाटी है, आपकी जोधपुर लीजियन है, MBC, मेवाड़ भील कोर है, इनका जो खर्चा कहाँ से वसूल किया जाता था? इनके जो सैनिक है उनके रख रखाव, उनके वेतन संबंधित जो खर्चे हैं वो कहाँ से वसूल किए जाते? तो याद रखना संबंधित राज्य से, जिस राज्य के अंतर्गत ये बटालियन आ रही थी वहीं से उनका समस्त खर्चा वसूल किया जाता था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे प्रश्न है भारत में 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तत्कालिक का मतलब उस समय ऐसा क्या कारण उपजा कि भारत में 1857 की क्रांति होती है? देखो विद्रोह तो पहले भी था, लेकिन उस परिस्थिति के अंदर ऐसा कौन सा कारण था जिसने आग में घी डालने का काम किया? तो आप एक बात ध्यान रखना कि जब ये क्रांति उससे पहले ना जो वहाँ अंग्रेजी सैनिक या भारतीय सैनिक थे जो राइफलों में कारतूस प्रयोग करते थे, जो राइफल के अंदर या जो कारतूस प्रयोग करते थे, तो वो जो राइफल थी ना वो पहले राइफल थी ब्राउन बेस। पहले उस राइफल का नाम क्या था? ब्राउन बेस था। याद रखिएगा पहले कौन सी राइफल प्रयोग की जाती थी? ब्राउन बेस प्रयोग की जाती थी। बाद में क्या किया जाता है? ब्राउन बेस को बंद करके उसकी जगह एक नई राइफल लाई जाती है जिसका नाम था एनफील्ड। उसका नाम क्या था? एनफील्ड राइफल था। उसका नाम क्या था? एनफील्ड राइफल था। उसका नाम क्या था? उसका नाम था वो था एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल के अंदर क्या था? जो कारतूस होते थे ना उन कारतूसों के ऊपर गाय व सुअर की चर्बी का लेप लगा होता था। कारतूस को राइफल में डालने से पहले दांतों से उस परत को हटाना पड़ता था। अधिकांश सैनिक थे जो उस समय आपके इन अंग्रेजों के लिए काम कर रहे थे, या तो वो हिंदू थे या वो मुस्लिम थे, या तो वो हिंदू या वो क्या थे? मुस्लिम थे। लेकिन समस्या क्या थी? ये जो कारतूस होते थे इनके ऊपर जो परत लगाई जाती थी चर्बी की वो गाय व सूअर की होती थी। गाय हिंदुओं का पवित्र पशु जबकि सूअर को मुस्लिम पवित्र मानते, तो दोनों धर्मों की धार्मिक भावनाएं आहत होने के कारण इन लोगों ने उस चीज़ का विद्रोह किया कि एनफील्ड राइफल के अंदर जो कारतूस लग रहे हैं उनमें जो चर्बी लग रही है वो गाय व सूअर की है, और हिंदू है मुस्लिम होने के नाते धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचने के कारण उन्होंने इस बात का विद्रोह किया था। तो प्रश्न आगे क्या था कि कंपनी, आगे प्रश्न क्या था कि भारत में 1857, प्रश्न ये था कि भारत में 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो तत्कालिक कारण ये था कि एनफील्ड राइफल में प्रयुक्त जो कारतूस थे उनमें कि जिनमें गाय व सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था उनका भारतीय जो हिंदू व मुस्लिम सैनिक थे उन्होंने विद्रोह किया, क्योंकि वो गाय व सूअर की चर्बी को दांतों से निकालना उनकी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचा रहा था। आगे है भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ होती है? भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत है वो 10 मई 1857 को मेरठ से होती है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब होती है? वो तो भारत में 1857 क्रांति की जो शुरुआत है वो 10 मई 1857 को मेरठ से होती है। बैरकपुर सैनिक छावनी के अंदर मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है शिप्रा नदी के किनारे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। 1857 क्रांति के अंदर जब भारत में
नेतृत्व कर बहादुर शाह जफर के नेतृत्व के अंदर ये क्रांति होती है, क्योंकि जो मेरठ में जो विद्रोह होता है ये सैनिक आगे जाके दिल्ली जाते हैं, दिल्ली के अंदर अपनी क्रांति का नेता घोषित करते हैं, बहादुर शाह जफर को बनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ होती है? तो भारत में 1857 की क्रांति है वो 10 मई 1857 को कहाँ से होती है? मेरठ से होती है। कब होती है? तो 10 मई 1857 को होती है। अभी मैंने आपको बताया कि अंग्रेज जब पहले ऊपर उनके गवर्नर जनरल, फिर अलग अलग, फिर आपका एजीजे एजेंट टू गवर्नर जनरल, फिर उसके नीचे जो काम कर रहे थे वो कर रहे थे पॉलिटिकल एजेंट। देखिए अंग्रेज चाहते थे कि प्रत्येक रियासत पे उनका नियंत्रण हो, प्रत्येक रियासत के अंदर क्या क्या घटनाएं घटित हो रही है उसके संदर्भ में अंग्रेजों को पता होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, प्रत्येक रियासत के ऊपर अपना एक एक पॉलिटिकल एजेंट रखना, पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति कर दी, एजेंट रखना प्रारंभ कर दिया, जो कि वहाँ की समस्त हलचल थी उसके संदर्भ में किसको जानकारी देता था? एजेंट टू गवर्नर को देता था, और एजेंट टू गवर्नर जनरल आगे जाकर वो गवर्नर जनरल को सारी जानकारियां पहुंचा रहा था। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 2-3 हमारे सामने नाम है कि किस रियासत के अंदर या किस क्षेत्र के अंदर कौन कौन पॉलिटिकल एजेंट थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 1857 के समय, 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो याद रखिएगा मेवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट है वो मेजर सोवर्स था। मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर सोवर्स था। 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो मारवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट है वो मोक मेसन था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 1857 क्रांति के समय जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट आपका कर्नल ईडन था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक बार फिर आप समझिए कि मैंने आपके समक्ष 3 नाम रखे हैं, एक सोवर्स, मेजर सोवर्स, आपका एक ईडन, एक सोवर्स, एक ईडन, एक मोक मेसन। ये 3 तो मेन है। मोक मेसन, इसका पूरा नाम था मोक मेसन। मोक मेसन अलग अलग रियासतों के अंदर पॉलिटिकल एजेंट थे, जिसमें सोवर्स आपका मेवाड़ के अंदर, मारवाड़ के अंदर आपका मोक मेसन, और ईडन था वो कहाँ था? जयपुर के अंदर था। ईडन कहाँ था? जयपुर के अंदर था। अभी मैंने आपके अंदर बात कही कि जो मेन जितने भी थे ना वो ये चाहते थे कि रियासतों के अंदर क्या हलचल हो रही है उसके संदर्भ में अंग्रेज अधिकारियों को पता होना चाहिए। तो ऊपर गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल के अंडर बाद में आपका एजीजे था, एजेंट टू गवर्नर जनरल, और एजेंट टू गवर्नर जनरल के नीचे अलग अलग रियासतों के अंदर क्या थे? इनके पीए थे, यानी पॉलिटिकल एजेंट थे। यानी क्या थे? पॉलिटिकल एजेंट थे। ये समस्त पॉलिटिकल एजेंट है किसके अधीन काम कर रहे थे? राजस्थान के एजीजे के अधीन काम कर रहे थे। एजीजे यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजेंट टू गवर्नर जनरल। अब आगे हैं कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजे कौन था? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 1857 क्रांति के समय राजस्थान का एजीजे कौन था? तो याद रखिएगा राजस्थान का एजीजे है उसका नाम क्या था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। मैंने कहा कि अलग अलग रियासतों में अलग अलग पॉलिटिकल एजेंट छोड़े हुए थे। सोवर्स मेवाड़ में था, मोक मिशन मारवाड़ में था, ईडन जयपुर में था, जेडी हॉल आपका सिरोही के अंदर था, मोरिसन आपका भरतपुर में था। तो ये जो समस्त रियासतों की हलचल, वहाँ की घटना चक्र है, उसके संदर्भ में किसको सूचित करते थे? एजीजे को सूचित करते थे। और उस समय एजीजे कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। ये भी आपको ध्यान रखना, कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। 1857 की क्रांति के समय आगे प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? तो 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के सैनिक छावनियों की बात करें तो राजस्थान में सैनिक छावनियों की संख्या थी 6 सैनिक छावनियां थी। मैंने आपके समक्ष 6 सैनिक छावनियों के नाम, उनके मुख्यालय और उनमें कौन सी रेजिमेंट काम कर रही थी उनके भी प्रश्न रखे हैं। एक एक छावनी पर हमें अध्ययन करना है कि कितनी थी? 6 थी। उनका मुख्यालय कहाँ है? छावनी कौन सी थी? उनका मुख्यालय कहाँ है? वहाँ कौन सी रेजिमेंट काम कर रही थी? उन प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो पहली सैनिक छावनी थी उसका नाम है नसीराबाद। देखिए नसीराबाद सैनिक छावनी का मुख्यालय अजमेर में था, और यहाँ कौन सी रेजिमेंट काम कर रही थी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री यहाँ काम में कर रही थी। दूसरी सैनिक छावनी का नाम है नीमच। नीमच का मुख्यालय ग्वालियर के अंदर है। यहाँ मालवा, मेवाड़ और राजपुताना रेजिडेंसी काम या राजपुताना रेजिमेंट काम में कम कर रही थी। तो नीमच के अंदर कौन सी रेजिमेंट थी? मालवा, मेवाड़, राजपुताना रेजिमेंट काम में कर रही थी। आगे की सैनिक छावनी आपकी एरिनपुरा। एरिनपुरा का मुख्यालय पाली में था। यहाँ जोधपुर लीजन काम में कर रही थी। कौन सी रेजिमेंट काम कर रही थी? जोधपुर लीजन काम कर रही थी। देवली, देवली सैनिक छावनी है वो टोंक में थी। टोंक से ही कोटा, टोंक कैसे कोटा याद रखना, कोटा कंटिन्यूमेंट काम कर रही थी। तो देवली जो छावनी है
उसका मुख्यालय टोंक में था। कौन सी रेजिमेंट काम करिए, कोटा कंटेंजमेंट काम कर रही। आगे है ब्यावर, ब्यावर सैनिक छावनी का मुख्यालय अजमेर था। यहाँ मेर रेजिमेंट काम कर रही थी। अजमेर से मेर याद रखना कि यहाँ कौन सी रेजिमेंट काम कर रही थी, मेर रेजिमेंट काम कर रही थी। आगे खेरवाड़ा, खेरवाड़ा सैनिक छावनी का जो मुख्यालय है वो आपका कौन सा था, उदयपुर था। यहाँ कौन सी रेजिमेंट काम कर रही थी, भील रेजिमेंट काम कर रही थी। ये भी कथन आपको ध्यान में रखना है। तो एक बार फिर सुनिए कि 1857 क्रांति के समय राजस्थान के अंदर कितनी सैनिक छावनियाँ थी, 6 सैनिक छावनियाँ थी, जिसके अंदर नसीराबाद, नीमच, आपका एरिनपुरा, देवली, ब्यावर और खेरवाड़ा, ये 6 सैनिक छावनियाँ थी। अलग अलग सैनिक छावनियों के अंदर इनके अलग अलग जगह मुख्यालय थे, अलग अलग प्रकार की रेजिमेंटें काम कर रही थी, जिसमें हमने पढ़ा नसीराबाद के जो मुख्यालय अजमेर में था, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री काम कर रही थी। नीमच का मुख्यालय ग्वालियर के अंदर था, जहाँ मालवा, मेवाड़, राजपूताना रेजिडेंसी काम कर रही थी। आपका एरिनपुरा का मुख्यालय पाली में था, यहाँ जोधपुर लीजन काम कर रही थी। आपका देवली का मुख्यालय है वो टोंक के अंदर था, कोटा कंजाइनमेंट काम कर रही थी। ब्यावर का मुख्यालय अजमेर में था, मेर रेजिमेंट काम कर रही थी। जबकि खेरवाड़ा का मुख्यालय है वो उदयपुर के अंदर था, यहाँ भील रेजिमेंट काम कर रही थी। कौन सी रेजिमेंट काम कर रही थी, भील रेजिमेंट काम कर रही थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे का प्रश्न सैनिक छावनियों के बाद है कि राजस्थान की सभी सैनिक छावनियों के अंदर लगभग कितने भारतीय सैनिक काम कर रहे थे। तो राजस्थान की सभी सैनिक छावनियों में लगभग 5000 भारतीय सैनिक काम में कर रहे थे। देखिए अलग अलग जगह तत्कालिक कारण कह लीजिए, राजाओं के ऊपर किए जा रहे विद्रोह, सामान्य जनता के द्वारा किए जा रहे जो विद्रोह हैं, उसके फलस्वरूप अब भारत में शुरुआत किसकी हो चुकी है, क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। और मैंने अभी बताया कि भारत में क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। भारत में क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को हुई थी। भारत में क्रांति की शुरुआत कब होती है, 10 मई 1857 को मेरठ से क्रांति की शुरुआत होती है। अब आगे प्रश्न है कि जब ये मेरठ के विद्रोह की सूचना एजीजे को कब मिलती है। देखिए भाई, भारत के अलग अलग भागों में क्रांति की शुरुआत हो चुकी, क्योंकि निर्धारित डेट रखी गई थी, लेकिन निर्धारित डेट को क्रांति शुरू नहीं होती। तो कि 10 मई 1857 का जो मेरठ विद्रोह होता है, उसकी सूचना राजस्थान के अंदर एजीजे लॉरेंस के पास कब पहुंचती है। तो देखिए मेरठ विद्रोह की सूचना है वो एजीजे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को कब मिली। तो 19 मई 1857 को माउंट आबू में मिलती है। प्रश्न पूछा गया था एक बार ये कि मेरठ विद्रोह की सूचना है वो राजस्थान के एजीजे को कहाँ मिलती है, माउंट आबू में मिलती है। कब मिलती है, 19 मई 1857 को मिलती है। आपको पता है कि पहले एक राजपूताना रेजिडेंसी थी जिसका मुख्यालय दिल्ली में था, डेविड ऑक्टर्नली की अध्यक्षता में उसकी स्थापना करी जाती है। फिर उसको राजस्थान के अंदर अजमेर मेरवाड़ा में स्थानांतरित किया जाता है, जहाँ मिस्टर लोकेट उसके अध्यक्ष बनते हैं। फिर इसका ग्रीष्म काल के अंदर, ग्रीष्म काल का मतलब गर्मियों में जो इसका मुख्यालय अस्थायी मुख्यालय वो माउंट आबू होता था। ये भी आपको ध्यान है रखना कि माउंट आबू सर बीच में कैसे आ गया। तो ग्रीष्म काल के अंदर, ग्रीष्म काल का मतलब गर्मियों के अंदर, ये आपका जो राजपूताना रेजिडेंसी थी इसका मुख्यालय कहाँ होता था, माउंट आबू में होता था। तो उस समय ये जो अंग्रेज अधिकारी थे माउंट आबू में थे। और मेरठ विद्रोह की सूचना इनको माउंट आबू में कब मिलती है, 19 मई 1857 को मिलती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे नसीराबाद छावनी विद्रोह। अब देखिए अलग अलग सैनिक छावनियों के अंदर विद्रोह होगा, अंग्रेज अधिकारियों की हत्या भी की जाएगी। वो कहाँ प्रस्थान करते हैं वो घटना चक्र के बाद, उसके बारे में भी हमें ध्यान रखना है। अब प्रश्न है कि नसीराबाद छावनी ने विद्रोह किया, कब किया। तो 28 मई 1857 को नसीराबाद सैनिक छावनी विद्रोह होता है। राजस्थान में सर्वप्रथम विद्रोह कहाँ से होता है, तो नसीराबाद सैनिक छावनी से होता है। कब होता है, 28 मई 1857 को होता है। नसीराबाद में किन अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी जाती है, तो कहा जाता है कि यहाँ मेजर स्टॉपिसवुड व न्यूबेरी की हत्या कर दी जाती है। जब क्रांतिकारियों को रोकने के प्रयास में जब मेजर स्टॉपिसवुड और न्यूबेरी प्रयास करते हैं तो उनकी हत्या यहाँ कर दी जाती है। किसके द्वारा की जाती है, क्रांतिकारियों के द्वारा हत्या कर दी जाती है। देखिए जैसे नसीराबाद सैनिक छावनी को ये क्रांतिकारी लूट लेते हैं 28 मई 1857 को, इस विद्रोह की घटना के बाद वो लोग कहाँ प्रस्थान करते हैं कि नसीराबाद के सैनिकों ने आगे कहाँ की ओर प्रस्थान किया, तो वो दिल्ली की ओर प्रस्थान करते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। तोपों पे अधिक तोप खाने पे भी ये सैनिक अधिकार कर लेते हैं और आगे किस ओर प्रस्थान करते हैं, दिल्ली की ओर प्रस्थान करते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे नीमच, देखिए मैंने सैनिक छावनियाँ जो आपको 6 बताई उसमें नसीराबाद के बारे में, नसीराबाद भी था, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री काम कर रही थी। उसके बाद हमने वहाँ नीमच पढ़ा था। तो नीमच विद्रोह कब हुआ, नीमच में
विद्रोह कब होता है? नीमच में 3 जून 1857 को विद्रोह होता है। नीमच का विद्रोह किसके नेतृत्व में होता है? तो नीमच का विद्रोह है वो 3 जून 1857 को मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। किसके नेतृत्व में होता है? मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में 3 जून 1857 को नीमच का विद्रोह होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नीमच सैनिक छावनी का मुख्यालय कहाँ था? ग्वालियर में था। ये भी आपको ध्यान रखना है। नीमच छावनी का कप्तान कौन था? कैप्टन कौन था? तो नीमच छावनी किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी के अधीन थी? तो याद रखिएगा मैकडोनाल्ड उसका नाम था। उसका नाम क्या था? मैकडोनाल्ड उसका नाम था। मैकडोनाल्ड ने किले की रक्षा का प्रयास किया किंतु वो असफल रहा। फिर आगे नीमच के सैनिक हैं लूट कर आगे की ओर, जैसे ही वो नीमच सैनिक छावनी को लूट लेते हैं, तैनात सैनिक जो संघर्ष करते हैं वो मैकडोनाल्ड उनको नहीं रोक पाता, तो आगे ये सैनिक छावनी को लूटकर नीमच के सैनिक इस सैनिक छावनी को लूटकर आगे कहाँ की ओर प्रस्थान करते हैं? तो वो चित्तौड़ से हमीरगढ़ से बनेड़ा के अंग्रेजी बंगलों को लूटते हुए किस सैनिक छावनी के सैनिकों ने चित्तौड़ हमीरगढ़ बनेड़ा के अंग्रेजी बंगलों को लूटा था? ये प्रश्न महत्वपूर्ण है कि नीमच के सैनिकों ने आपके चित्तौड़ हमीरगढ़ बनेड़ा अंग्रेजी बंगलों को लूटते हुए कहाँ पहुंचे? शाहपुरा पहुंचे। ये भी आपको ध्यान रखना है। नसीराबाद के सैनिक कहाँ पहुंचे थे? दिल्ली की ओर प्रस्थान किया था, जबकि नीमच के सैनिक कहाँ प्रस्थान कर रहे हैं? शाहपुरा की ओर प्रस्थान कर रहे हैं अंग्रेजी बंगलों को लूटते हुए। आगे प्रश्न है कि इन विद्रोही सैनिकों के लिए रसद यानी खाने पीने की सामग्री की व्यवस्था किसने करी थी? तो नीमच से आए हुए सभी विद्रोही सैनिकों के लिए रसद की आपूर्ति किसने करी थी? तो शाहपुरा के जागीरदार ने करी थी। यह कथन भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि किस जागीरदार ने नीमच के विद्रोही सैनिकों के लिए रसद की आपूर्ति करी थी? तो शाहपुरा के जागीरदार ने करी थी। किसकी सहायता से? मेजर सोवर्स ने नीमच पे पुनः अधिकार कर लिया था। देखिए 3 जून 1857 की नीमच छावनी में लूटमार के बाद यह सैनिक छावनी लगभग क्रांतिकारियों के अधीन थी। बाद में यहाँ आपके जो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था मेजर सोवर्स, उसके नेतृत्व में कोटा बूंदी मेवाड़ की सेना की सहायता से वह पुनः नीमच पे अधिकार कर लेता है। यह भी आपको ध्यान रखना है। आगे है एरिनपुरा सैनिक छावनी मुख्यालय आपका एरिनपुरा, हमने पढ़ा पाली जोधपुर लीजियन काम कर रहा था। वहाँ कब विद्रोह होता है? तो एरिनपुरा में विद्रोह कब होता है? एरिनपुरा के अंदर विद्रोह है वो 21 अगस्त 1857 को होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि एरिनपुरा में विद्रोह कब होता है? 21 अगस्त 1857 को होता है। यहाँ कौन सी सैनिक छावनी में कौन सी रेजिमेंट काम कर रही थी? तो जोधपुर लीजियन काम कर रही थी। ये भी आपको ध्यान रखना है कि एरिनपुरा में कौन सी रेजिमेंट काम कर रही थी? जोधपुर लीजियन काम में कर रही थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे प्रश्न है जोधपुर लीजियन ने विद्रोह का आगाज किसके नेतृत्व में हुआ? देखिए जोधपुर लीजियन जब विद्रोह करता है 21 अगस्त 1857 को एरिनपुरा सैनिक छावनी में, तो मोती खां, सूबेदार शीतल प्रसाद व तिलक राम के नेतृत्व में करता है। जोधपुर लीजियन का विद्रोह किसके नेतृत्व में होता है? मोती खां, सूबेदार शीतल प्रसाद व तिलक राम के नेतृत्व में होता है। आगे प्रश्न है यह जोधपुर के लीजियन के क्रांतिकारी आगे किस ओर प्रस्थान करते हैं? देखिए जब जोधपुर लीजियन के क्रांतिकारी सैनिक आपके एरिनपुरा सैनिक छावनी को विध्वंस कर देते हैं, लूटपाट कर लेते हैं, उसके बाद वो एक नारा लगाते हैं, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। एक नारा लगाते हैं, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा लगाते हुए कहाँ प्रस्थान करते हैं? दिल्ली की ओर प्रस्थान करते हैं। कथन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी जाता है कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस सैनिक छावनी के वीर क्रांतिकारी सैनिकों द्वारा दिया गया था? तो जोधपुर लीजियन के सैनिकों द्वारा एरिनपुरा सैनिक छावनी के अंदर ये दिया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? एरिनपुरा आपका सैनिक छावनी हो जाएगा। आगे चल के इन क्रांतिकारियों को किसका साथ मिला? जो जोधपुर लीजियन के क्रांतिकारी जो चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे के साथ दिल्ली की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, इनको आगे किसका साथ मिलता है? इनको अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह का साथ मिलता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अहुआ के क्रांति का नेतृत्व किसने किया? अहुआ में क्रांति का जो नेतृत्व वो किसके द्वारा किया जाता है? अहुआ में जो क्रांति का नेतृत्व है वो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के द्वारा किया जाता है। देखिए अब ये क्रांति केवल एरिनपुरा की नहीं रही, अब इसके अंदर एंट्री ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की भी हो चुकी है। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत और सामने अंग्रेज सैनिका जोधपुर का महाराजा तखत सिंह, इनकी शुकत सेना के साथ एक युद्ध होगा जिसका नाम है बिठोड़ा का युद्ध। तो बिठोड़ा कहाँ है? पाली के अंदर। बिठोड़ा कहाँ है? पाली के अंदर है। बिठोड़ा कहाँ है? पाली के अंदर। प्रश्न है कि बिठोड़ा पाली का युद्ध कब हुआ था? बिठोड़ा पाली का युद्ध 8 सितंबर 1857 को हुआ था। बिठोड़ा का युद्ध कब होता है? 8 सितंबर 1857 को होता है। कौन भाग लेता है? तो देखिए एक तरफ कप्तान हितकोट व जोधपुर महाराजा तखत सिंह की, एक तरफ तो कप्तान हितकोट और एक पर जोधपुर महाराजा तखत सिंह, इनकी शुकत सेना के साथ किसका सामना होगा? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत का। और जीत किसकी होती है? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की बिठोड़ा के युद्ध में होती है।
क्योंकि इस युद्ध के अंदर अहुआ, असोपा, अलन्यावास, लांबिया, गुल्लर, रुड्डावास के परगनों के सैनिक ठाकुर खुशहाल सिंह का साथ देते हैं और उनकी मिली हुई सेना आपके कप्तान हितकोट और जोधपुर में राजा तख्त सिंह की सुकत सेना को बिठौड़ा के युद्ध में 8 सितंबर 1857 को पराजित कर देते। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे प्रश्न है कि बिठौड़ा के युद्ध में किन परगनों के सैनिकों ने भाग लिया, तो अहुआ, असोपा, आलेनियावास, लांबिया, गुल्लर, रुड्डावास परगनों के सैनिकों ने भी बिठौड़ा के युद्ध में भाग लिया। बिठौड़ा के युद्ध में इन सभी परगनों के सैनिकों ने मिलकर ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत का साथ दिया और 8 सितंबर 1857 को बिठौड़ा पाली के मैदान में कप्तान हितकोट व जोधपुर में राजा तख्त सिंह शुकत सेना को पराजित कर दिया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इस हार से बौखलाए हुए अंग्रेज अधिकारी ठीक कुछ ही दिनों के बाद एक और युद्ध लड़ते हैं खुशहाल सिंह के साथ, जिस युद्ध का नाम था चेलावास का युद्ध। तो चेलावास का युद्ध कब होता है? चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857 को होता है। चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857 को होता है। इसके अंदर एक तरफ जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मोक मेसन है, दूसरी तरफ ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत है। एक तरफ जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट पीए मोक मेसन, अब खुद मोक मेसन मैदान में उतरा है, दूसरी तरफ ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत है। युद्ध होता है, मोक मेसन का सिर काट दिया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि चेलावास के युद्ध के अंदर 18 सितंबर 1857 को जहां एक तरफ जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मोक मेसन, दूसरी तरफ अहुआ का ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत है। चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857 को होता है उनके मध्य, और मोक मेसन की हत्या कर दी जाती है, सिर काट कर अहुआ के किले पर टांग दिया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। किस अंग्रेज अधिकारी का सिर काट कर अहुआ के किले के दरवाजे पर लटका दिया गया था? तो मोक मेसन का जो सिर काटकर अहुआ किले के दरवाजे पर लटका दिया गया था। ये कथन भी आपको ध्यान रखना है। आगे प्रश्न है कि किसके नेतृत्व में आक्रमण कर जनवरी 1858 में अहुआ के किले पर अधिकार कर लिया था? किसके नेतृत्व में कि वापिस अहुआ जीत लिया गया था क्रांतिकारियों द्वारा, लेकिन फिर उस हार से बौखलाए हुए अंग्रेज अधिकारी जनवरी 1858 में पुनः अहुआ किले पे आक्रमण करते हैं और अधिकार कर लेते हैं। वो आक्रमण किसके नेतृत्व में होता है? ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में होता है। ये कथन भी आपको ध्यान रखना है। ब्रिगेडियर होम्स जनवरी 1858 पे अहुआ पे पुनः आक्रमण करता है और अहुआ को किले को अपने अधिकार में ले लेता है। ढोल बाजे, चंग बाजे, भले बाजे, बांकियो, ओ एजेंट को मार के किले पर टांगियो, ये कथन, ये लोकगीत जो होली के अवसर पर अहुआ क्षेत्र में गाया जाता है, उसमें किसके सिर कटने की बात कही गई है? तो अभी मैंने बताया कि चेलावास के युद्ध में 18 सितंबर 1857 को मोक मेसन की हत्या कर दी जाती है, सिर काट के कहाँ टांग दिया जाता है? अहुआ के किले पर टांग दिया जाता है। तो इस गीत में किसके सिर कटने की बात कही गई है? मोक मेसन के सिर कटने की बात कही गई है। आगे प्रश्न है, कोटा में विद्रोह कब होता है? कोटा के अंदर विद्रोह की बात करूं मैं तो कोटा में जो विद्रोह है वो 15 अक्टूबर 1857 को होता है। कोटा में विद्रोह है वो कब होता है? 15 अक्टूबर 1857 को होता है। कोटा में विद्रोह का नेतृत्व कौन करता है? तो कोटा में विद्रोह का जो नेतृत्व है वो लाला जयदयाल व मेहराब अली खां करता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि कोटा में 1857 क्रांति का नेतृत्व कौन करता है? कोटा में 1857 क्रांति का जो नेतृत्व है वो लाला जयदयाल व मेहराब अली खां करते हैं। आगे प्रश्न है कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा सुनियोजित व सुनियंत्रित क्रांति कहाँ की गई थी? तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा सुनियोजित व सुनियंत्रित क्रांति की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक सुनियोजित व सुनियंत्रित क्रांति वो कहाँ होती है? कोटा में होती है। ये भी आपको कथन ध्यान में रखना है। आगे का प्रश्न है, कहाँ के विद्रोहियों या क्रांतिकारियों ने कैप्टन बर्टन का सिर काटकर शहर में घुमाया था? तो कहाँ के विद्रोहियों ने, क्रांतिकारियों ने कैप्टन बर्टन, अंग्रेज अधिकारी कैप्टन बर्टन का सिर काट कर पूरे शहर में घुमाया था? तो कहा जाता है कि कोटा के अंदर, कोटा के क्रांतिकारियों के द्वारा आपके कोटा के जो अंग्रेज अधिकारी थे कैप्टन बर्टन, उनकी हत्या कर दी जाती है, उनका सिर काट के पूरे शहर में घुमाया जाता है। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? कोटा हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे कोटा विद्रोह के समय कोटा के शासक कौन था? देखिए कोटा का जो विद्रोह होता है उस समय कोटा का जो शासक था वो राम सिंह द्वितीय था। कौन था? महाराव राम सिंह द्वितीय कोटा का शासक था। कोटा के विद्रोही सैनिकों द्वारा महाराव राम सिंह को दुर्ग के अंदर, किले के अंदर नजरबंद भी कर दिया जाता है। ये कथन भी आपको ध्यान रखना है। तो कोटा में जब विद्रोह होता है उस समय कोटा का शासक कौन था? कोटा का शासक राम सिंह था। ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए अलग अलग भागों में अलग अलग समय क्रांति होती है, क्रांति असफल रह जाती है क्योंकि अधिकांश राजाओं द्वारा, महाराजाओं द्वारा क्रांतिकारियों का सहयोग नहीं दिया जाता, अंग्रेजों का सहयोग दिया जाता है, क्रांति विफल हो जाती है और अंग्रेज लगभग सभी रियासतों पे पुनः अपना नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। आगे का हमारा यही प्रश्न है कि अंग्रेजों ने दोबारा सभी रियासतों पे नियंत्रण कब स्थापित कर लिया था? तो जून 1858 तक। जो क्रांति 10 मई 1857
में मेरठ से चली भारत में, जबकि 28 मई 1857 को नसीराबाद राजस्थान में चली। उस क्रांति के अलग अलग भागों में घटना चक्र होने के बाद धीरे धीरे जून 1858 तक अंग्रेज पुनः समस्त रियासतों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेते। ये कथन भी आपको ध्यान है रखना है। आगे प्रश्न है 1857 ईस्वी की क्रांति के असफलता के क्या कारण थे। देखिए इस किताब के अंदर असफलता के कारण और क्रांति प्रारंभ होने के कारण दोनों रखे गए। मैंने अभी शुरुआत में चर्चा करी, तब हमने पढ़ा जोधपुर पे कब्जा करना, मांगरोल का युद्ध करना, बांसवाड़ा के महाराव लक्ष्मण सिंह के नाबालिग बताते हुए उनका राज्य सत्ता अपने हाथ में कर लेना, अलग अलग ब्रिगेडियर बटालियनों की स्थापना करना, उनका खर्च संबंधित रियासतों से वसूल करना, ये समस्त तो कारण थे क्रांति प्रारंभ होने के। उसके बाद अब इसके असफल हो गए तो कौन कौन से कारण थे, जिसमें मैंने मुख्य कुछ कारण लिखे कि क्रांति का समय पूर्व प्रारंभ होना, कुशल नेतृत्व का अभाव। देखिए आपके बहादुर शाह जफर को नेतृत्व दिया गया जो कि खुद वृद्ध हैं, खुद वृद्ध थे, खुद बूढ़े थे। जबकि आगे एक कारण ये भी था कि मारवाड़, मेवाड़, जयपुर के शासकों ने तात्या टोपे का सहयोग नहीं दिया। देखिए कि तात्या टोपे, जिनका मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था, उनके द्वारा जब 1857 क्रांति में भाग लिया गया, अलग अलग स्थानों से अंग्रेजों से लुकते छिपते राजस्थान में बार बार आ रहे थे। मारवाड़ के शासक से भी मदद मांगते, मेवाड़ शासकों से भी मांगते, जयपुर के शासकों से मांगते, लेकिन कोई भी शासक इनकी सहायता नहीं करता, जिस कारण ये तो आगे पकड़े भी जाते हैं, लेकिन क्रांति तो असफल हो ही जाती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अतिरिक्त कुछ कारण की बात करूं मैं तो अधिकांश राजा महाराजाओं द्वारा अंग्रेजों का भरपूर सहयोग करना, कि लगभग राजस्थान के समस्त जो इतने भी राजा महाराजा हैं उन्होंने किसका साथ दिया, राजा महाराजाओं ने किसका साथ दिया, अंग्रेजों का साथ दिया। ये भी आपको ध्यान है, राजा महाराजाओं द्वारा किसका साथ दिया गया, अंग्रेजों का साथ दिया गया। क्रांति समय प्रारंभ हुई और सभी स्थानों पर नहीं होती, सीमित स्थानों पर क्रांति प्रारंभ होने के कारण भी क्रांति असफल रहेगी। आपको ये भी ध्यान है रखना है। कोटा के अंदर आपके अक्टूबर में, नसीराबाद में 28 मई, भरतपुर में, धौलपुर में, टोंक में विद्रोह तो होता है, लेकिन अलग अलग समय में होता है। ये भी आपको ध्यान रखना, जिस कारण क्रांति असफल होगी। कुशल संगठित नेतृत्व का अभाव था। मैंने अभी बताया कि बहादुर शाह जफर को नेता बनाया गया जो कि खुद वयोवृद्ध नेता थे, जो खुद क्या थे, वृद्ध नेता थे। उनको भी आगे रंगून जेल में फांसी दे दी जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे हैं राजस्थान के क्रांतिकारियों में परस्पर तालमेल भी नहीं था, आपसी वैमनस्य के साथ सब मिल के काम कर रहे थे, परस्पर तालमेल भी उनके मध्य नहीं था, जो कि क्रांति की असफलता के अंदर एक बड़ा कारण सिद्ध हुआ। ये भी आपको ध्यान रखना कि परस्पर तालमेल भी उनके बीच नहीं था। और वो तो हमने पढ़ा कि मारवाड़, मेवाड़ में, जयपुर के शासकों में तात्या टोपे का सहयोग नहीं किया, वो भी क्रांति असफल होने के कारण थे। लेकिन अब हमें ये भी कुछ बातें ध्यान रखना कि क्रांति के होने के कारण, क्रांति असफल के कारण भी हमने देख, लेकिन क्रांति के परिणाम क्या हुए, क्या क्या रिजल्ट निकले। तो देखो जितने भी विश्वास पात्र ये राजा महाराजा थे ना, जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, उनको जागीरें दी गई, उन्हें उपाधियां दी गई, अंग्रेजों के द्वारा उन्हें भेंट दी गई, पुरस्कारों से उन्हें नवाजा गया, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया क्रांति के अंदर। अपनी मातृभूमि का सहयोग न करके, अपने मातृभूमि के लोगों का सहयोग न करके, अपने देश को आज़ाद न करवा के उन विदेशियों का साथ दिया। उसके लिए उनको अनेक उपाधियों से, पुरस्कारों से भी विभूषित किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। हमने देखा कि सामंतों ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया था, तो क्रांति के बाद ये जो सामंत का पद था ये लगभग समाप्त हो गया था। धीरे धीरे अंग्रेजी ईसाई मिशनरियों का भारत में विकास होने लगा। धीरे धीरे नौकरशाही में अंग्रेजी शिक्षा का प्रभुत्व भी बढ़ने लग गया, क्योंकि अब अंग्रेजों के नियंत्रण में सब कुछ था। तो धीरे धीरे अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार भी भारत में बढ़ने लगा। और धीरे धीरे अंग्रेज ऐसे लोगों के, एक अनुभवी व स्वामी भक्त सेवकों की एक फौज तैयार कर रहे थे, ऐसे पढ़े लिखे लोगों की एक फौज तैयार कर रहे थे जो कि सकल सूरत से भारतीय हैं, आपके लहू से भारतीय हैं, लेकिन उनके विचार, उनकी सोच है वो अंग्रेजी थी, उनकी सोच अंग्रेजों के अनुसार थी। धीरे धीरे अब एक मुख्य जो बदलाव आया था इस क्रांति के बाद कि जो ईआईसी है उसका अंत हो गया, भारत के अंदर ईआईसी का अंत हो गया। अब सत्ता है वो किसके अधीन हो गई, अब जो सत्ता है वो ब्रिटिश क्राउन के तहत, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई थी। यानी किसके हाथ में चली गई थी, सत्ता ब्रिटिश क्राउन के अधीन चली गई थी। ईआईसी का क्या हो गया, अंत हो गया, ब्रिटिश क्राउन के अधीन चली गई। गवर्नर जनरल यानी जो जीजी का पद है वो खत्म हो गया, उसकी जगह वायस राय का पद ईजाद किया गया। ये भी आपको याद रखना है। कौन सा पद निकाला गया, वायस राय का पद निकाला गया। हमने देखा कि 1857 क्रांति के समय राजस्थान का जो आपका
राजस्थान का नहीं अपितु भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग। अब उसी को प्रथम वायसराय बनाया जाता है। जो 1857 क्रांति के समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, उसी को क्या बनाया जाता है, प्रथम वायसराय भी बनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो साथियों, आज मैंने 1857 की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करी, जो कि उस किताब के अंदर 8वीं क्लास की राजस्थान अध्ययन की पाठ्यपुस्तक के अध्याय 2 में लिखे गए। मैंने एक एक प्रश्न पर चर्चा करी जो कि प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इस कक्षा की आपकी नोट्स की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। आप बार बार इन प्रश्नों को पढ़ें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। ये प्रश्न निश्चित रूप से आगामी प्रतियोगी परीक्षा में आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। मुझे विश्वास है कि आपको ये कक्षा पसंद आएगी। अपने साथियों के साथ भी इस क्लास को साझा करें। जय हिंद, जय भारत।